Good morning, everyone. As you know that UPPCS and RO examination have been declared, and today I'm with Mr. Bhanu sir, who has become a magistrate, and Mr. Akash Maurya sir, and who has become a review officer, and here is also Santosh Yadav sir, who has become review officer. And first of all of you, many congrats. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, my first question is, सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, उसने क्लास 12th क्लियर किया, उसके बाद वो जाना चाहता है पीसीएस के क्षेत्र में, ठीक है। तो आप उसके लिए एक शार्ट रणनीति बताइए कि वो किस तरह से प्रोसेस अपना करे ताकि वो जो है उसके लिए सारी चीज़ें एकदम ईजी लगे और वो आराम से जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाए। हाँ, आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप कोचिंग में सीधा चले जाएं या फिर आप किसी विश्वविद्यालय से होकर गुजरे। तो मेरा मानना है डायरेक्ट कोचिंग में जाएंगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीयूईटी का एग्जाम दीजिए, किसी बढ़िया विश्वविद्यालय में जाइए, वहाँ बढ़िया दोस्तों के साथ रहिए और उनके साथ पीयर स्टडी करिए और आप बेहतर तरीके से पीसीएस में आप जा सकते हैं। खासतौर पर आप बीए करिए, वहाँ के उस तरह के कई सारे सब्जेक्ट्स लीजिए, तो बहुत ज़्यादा एक बेहतर रणनीति होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय पढ़ने के अलावा भी आपके व्यक्तित्व निर्माण में काफ़ी भूमिका निभाता है। तो आप विश्वविद्यालय से होकर गुजरेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे किसी का बैकग्राउंड पीसीबी है सर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वो बीए तो कर नहीं सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सर देखो, पीसीबी है, चूंकि मेरा भी पीसीबी था, ठीक है। आपका पीसीबी हो या पीसीएम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप को जाना है तो आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए, आपकी जीएस मजबूत होनी चाहिए। तो आप जीएस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। आप 11, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत मायने नहीं रखते हैं, कितनी परसेंटेज आएगी आपको बाद में खुद याद नहीं रहेगा। तो आप क्या करिए कि आप अपना जीएस पढ़ते जाइए और आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको पीसीएस यूपीएससी करना है। तो आप जीएस पढ़ते रहेंगे तो आप सीयूईटी बड़े आराम से क्रॉस कर सकते हैं, आप किसी बढ़िया विश्वविद्यालय में जा सकते हैं। और अगर आपका बाई चांस साइंस बैकग्राउंड भी है तो भी आप रुचि उसके प्रति रखिए, पढ़ते जाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, उस तरह का ग्रुप बना लीजिए पीसीएस यूपीएससी वाला, उनके साथ चीजें करिए तो आसान हो जाएगा, मुझे लगता है। इस समय सर डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है, कोई भी स्टूडेंट वगैरह हो, हर कोई इसी से गुजर रहा है लगभग, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, डिस्ट्रैक्शंस ऐसे हैं कि वो सिर्फ छात्र जीवन में नहीं होता, वो लाइफ में हमेशा आएगा। और अभी आपका डिस्ट्रैक्शन ये है कि पढ़ाई और बाकी चीजें कैसे संतुलित करें। भविष्य में ये आएगा कि पढ़ाई, परिवार और आप जो काम कर रहे हैं वो तीनों कैसे मैनेज करना है। तो अभी तो आपको सिर्फ पढ़ाई और बाकी चीज़ों को मैनेज करना है, बाद में आपको 3-4 चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक तरीके से मध्यम मार्ग जैसी नीति होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा, देखो, हम तीनों लोग एक साथ अधिकारी बने, उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम लोगों ने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, हम लोगों ने पढ़ाई भी की, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी की हम लोग घूमे भी हैं। हम लोग बनारस में रहे तो बनारस के घाटों को घूमा है, डिबेट किया है, डिस्कशन किया है, सारी चीज़ें किया। तो आप ये करिए, जैसे हम लोग बनारस के घाटों पर भी घूमने जाते थे तो घाट पर बैठकर डिस्कशन करते थे कि यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप हर चीज़ में मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मेरा मानना ऐसा है। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आकाश सर से। जैसे अभी हमें एक हमारा स्टूडेंट ही है, गोड्डा का रहने वाला है, उसने पूछा सर हमें यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करना है, तो क्या प्रयागराज इसके लिए बेटर रहेगा या दिल्ली बेटर रहेगा? नहीं, देखिए, पहले का समय था तब अक्सर लोग इन शहरों के लिए आते थे, लेकिन आज के समय क्या है, डिजिटल युग आ गया है, ठीक है। तो अब अगर आपके घर पे व्यवस्था है, आपको क्या चाहिए, बस एक कमरा चाहिए जहां शांति हो और आराम से आप बैठ के पढ़ सकें। बाकी सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, ठीक है, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, आपको पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आपको प्रयागराज और दिल्ली जैसे शहरों में आके अपना पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर से भी आराम से पढ़ सकते हैं। आपको अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए। आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको कोचिंग से भी ज़्यादा आसान तरीके से चीज़ों को समझा दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इन शहरों में आने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप आर्थिक रूप से सबल हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आपके पास यहाँ आने से आपको एक अच्छा ग्रुप मिल सकता है, तो आप आइए, घर छोड़िए, ठीक है। घर छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तब ज़रूरी है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। सर, जो कुछ स्टूडेंट वगैरह हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसा कि भानु सर ने बताया, ओके, आप कुछ और बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले जो भानु ने और आकाश ने जहाँ से बातें छोड़ी कि भानु से आपने पूछा कि कहाँ से कोच वो लिया जाए, तो मेरे हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटी तो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ मुझे लगता है कि मोर इम्पॉर्टेंट देन कोचिंग इज़ टू हैव अ गुड मेंटर।
आप अपने साथ के किसी सीनियर को पकड़े जो सक्सेसफुल हैं किसी एग्जाम को, जिन्होंने क्वालिफाई किया, पीसीएस में आना चाहते हैं तो किसी ऐसे को पकड़े जिन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया, तो वो व्यक्ति आपको इतना गाइड कर देगा कि आपको कभी कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ग्रेजुएशन के 3 साल आपके पास होते हैं, उन 3 साल में अगर आपने अपने आप को निखार लिया तो आपका निश्चित है कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट पे होना तय है। हम लोग क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के ग्रेजुएट से, तो हमें सारी चीज़ें खुद खोजनी पड़ी, तो हमें थोड़ा हो सकता है समस्याएं आई। बट आप एक अच्छा मेंटर खोजिए, एक अच्छा सीनियर खोजिए, अच्छे दोस्त खोजिए, उनके साथ रहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शन आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप मेनकाएँ तो बहुत आएंगी। वो मेनका सोशल मीडिया के रूप में हो सकती है, वो मेनका किसी लड़की के रूप में हो सकती है, वो मेनका दारू सिगरेट या फिर कुछ बिगड़े यारों के रूप में हो सकती है। तो आपको अडिग रहना है अपने लक्ष्य को लेकर, मध्य मार्ग अपनाना है, बैलेंस करिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में चीज़ों करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घूमिए फिरिए मत, बिल्कुल घूमिए। हम तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तो अपने बैच का सबसे क्या बोले नटखट या फिर बेवकूफ़ लड़का माना जाता हूँ, मुँहफट भी हूँ थोड़ा। तो हर चीज़ को करिए बट एक लिमिट में, और कभी भी अपने गोल को मत भूलिए। उस गोल को हमेशा अपने दिमाग के बैक एंड में रखिए कि आप सोते वक्त ये सोचिए ज़रूर कि आज मैंने अपने गोल को लेकर क्या किया। अगर आप ये करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी डिस्ट्रैक्ट हो पाएंगे। थैंक यू। क्या सर ये जो है मैं पहले एक बात बोल देना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने पूछा ना कि अगर कोई 12th पास करके तैयारी करने के लिए निकलता है तो उसे क्या करना चाहिए। मेरा कहना है कि देखिए, यूनिवर्सिटी में सीटें लिमिटेड है, हर कोई तो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता है, और कुछ लोगों को कॉलेज में भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को गांव में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सब एक ही कंपटीशन के लेवल पे आते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदे तो मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलम करने के ऑप्शन होते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप अगर गाँव से भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप अपना ग्रेजुएशन पूरी ईमानदारी से कीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप अच्छे से पढ़िए उसको, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे सोशल साइंस बैकग्राउंड से, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ईमानदारी से पढ़िए। इसके अलावा आप केवल अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको करना क्या है। ग्रेजुएशन के दौरान आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए कि आपको तय कर लेना चाहिए कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक है। उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप उसका सिलेबस देख लीजिए। आप जैसे हम लोगों का क्या था, तो हम लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई थी ग्रेजुएशन में कि हम लोग को यूपीएससी और यूपीपीसीएस देना है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, अपना सिलेबस ईमानदारी से पढ़ते थे। सप्ताह में एक बार डिबेट कर लेते थे, ऐसे राइटिंग कर लेते थे, क्विज कर लेते थे। हम लोग के हॉस्टल में एक्स्ट्रा करिकुलम वगैरह होता था, जैसे कभी सिंगिंग हो गया, कभी डांसिंग हो गया, कभी प्रश्न मंच हो गया, कोई और वाद विवाद हो गया, खेल से संबंधित बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो गई, तो हम लोग उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करते थे। तो कहने का मतलब है ग्रेजुएशन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए, ठीक है। बाकी आप पूछिए सर। बहुत सारे नए स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की बहुत अभाव रहता है, बहुत कमी रहती है, पैसे की बहुत कमी रहती है। वो हमसे ये पूछते हैं अक्सर कि हाँ सर, क्या पैसा इस तैयारी के लिए बाधा हो सकता है क्या? देखिए, समस्याएं तो आती हैं, अगर पैसा नहीं है तो समस्याएं आएंगी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर जुनून है, दृढ़ निश्चय है, और आप थोड़ा बहुत भी आर्थिक रूप से सक्षम है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना कि अगर आपके अंदर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने की कैपेसिटी है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसा कब लगता है? जब आपको कोचिंग चाहिए, तब पैसा ज़्यादा लगता है, आपको बाहर आना है शहर में। लेकिन अगर आपके अंदर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करने की क्षमता है, आप अनुशासित हैं, आत्मसंयमित हैं, तो आप अपने घर पे बैठ के आराम से, केवल आपको कुछ किताबें चाहिए जो इस एग्ज़ाम के लिए लगती हैं, आप उसके माध्यम से आराम से तैयारी कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ पे मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था, अभी मुझे याद आ गया जब आप आर्थिक बैकग्राउंड की बात करने लगे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोग यूपीपीसीएस का मेंस देने के लिए लखनऊ गए थे, तो वहाँ पे एक भागीदारी भवन करके एक हॉस्टल चलता है, ठीक है। वो समाज कल्याण विभाग चलाता है उत्तर प्रदेश का। तो मुख्य रूप से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी बैकग्राउंड के लड़के, तो उनके लिए वो हॉस्टल है। वहाँ पे आपको रहना बिल्कुल फ्री है, खाना फ्री है, आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ का, एक लाइब्रेरी फ्री है, एकदम खर्चा नहीं आता है। बस आपको उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें 67-68 नंबर लाने होते हैं लगभग। अगर आप उतना लाते हैं तो आप वहाँ पे जाएंगे, आपको वहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल दिया जाएगा, पूरा बहुत बढ़िया माहौल होता है। और वहाँ से हर साल लगभग 8-10 लोगों का सिलेक्शन यूपीपीसीएस में होता ही होता है। जैसे अभी हम लोग जब थे तो हम लोग यूपीपीसीएस के मेंस देने के लिए वहाँ पे रुके थे, उसी समय रिजल्ट भी आया। ये हमारे भाई साहब थे, इनका भी नायब तहसीलदार में हुआ। यद्यपि ये वहाँ पर नहीं रहते हैं, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। मुझे लगता है कि 2-3 लोग एसडीएम भी बने हैं, कई नायब तहसीलदार भी बने हैं। तो वहाँ पर सिलेक्शन का बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप उसके बारे में एक बार जरूर सोचिए, उसका सिलेबस देखिए, थोड़ा सा उसकी तैयारी कीजिए और वो एग्ज़ाम निकालिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बेहतर माध्यम है।
हाँ भानु सर थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे कि यही है, सीधा है कि आप कैसी पृष्ठभूमि है, आपके पास रुपए हैं कि नहीं, वो मायने नहीं रखता। एक समय बाद सिर्फ यही मायने रखता है कि आप कितने मेहनती हैं, कितने अनुशासित हैं और कितने सकारात्मक हैं। और जैसा कि भागीदारी भवन बताया, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 8 छात्रावास हैं और लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए भी अलग है। ठीक है, तो आप उसमें क्या है, और ऐसी दृष्टि संस्थान अस्मिता योजना चलाता है और अलीगढ़ में भी शायद ऐसा हमने कुछ सुना है, वहां से भी कई लोग पीसीएस क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप योग्य हैं और अगर आप मेहनती हैं तो कोई भी साधन हो ना हो, आपकी योग्यता ही आपके लिए सर्वोत्तम साधन है आपके लिए। तो मुझे ये लगता है। ये भागीदारी भवन जो है ना, मुझे जितना याद आ रहा है, ये जैसे लखनऊ में है, हापुड़ में है, अलीगढ़ में है, बनारस में है, आगरा में है, प्रयागराज में भी है, लेकिन शायद यहाँ पे आवास नहीं मिलता, केवल आपको यहाँ पे मुफ्त कोचिंग मिलेगी। तो मुझे लगता है आप एक बार इस पर रिसर्च कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि हम लोग को भी बहुत डीप जानकारी नहीं है, लेकिन मोटी मोटा जानकारी है। आप लोग इस पर रिसर्च करिए, ये बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है। हाँ सर, ये फॉर्म, इसका फॉर्म किस महीने में आता है? मुझे लगता है इसमें फॉर्म यही अप्रैल में लगभग आता है, हो सकता है आ भी गया हो। हाँ। लेकिन मुझे लगता है 1 आध महीने का समय मिलता है आपको फॉर्म भरने के लिए। और इसका एग्जाम जो है कहीं जून में होता है और जुलाई में आपको मतलब हॉस्टल में प्रवेश दिला देते हैं। और आप इसमें शायद 1 साल तक रहते हैं। भानु जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। भागीदारी की ना, हाँ, भागीदारी भवन के बारे क्योंकि भागीदारी में क्या है, शायद आप जैसे आप 2 तरह से रह सकते हैं। पहला तो एंट्रेंस देकर रह सकते हैं, दूसरा क्या है, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है तो आप वहाँ पर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर शायद ऐसा होता है कि आप 2 साल शायद लगातार रह सकते हैं। बाकी विस्तार पूर्वक जानकारी हमको भी नहीं, मेरे कई में। दोस्त में रहते क्या हैं। है ना कि आप एक प्रीलिम्स से दूसरे प्रीलिम्स तक रहेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपका अगला प्रीलिम्स भी निकल गया है तो आप फिर से वहीं पे रह के मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, ये होता है 2 साल तक, लेकिन उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि एक व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है, इतना ही है, क्योंकि नए स्टूडेंट को भी मौका देना होता है। हाँ, भानु सर से हमारा प्रश्न है, सर आपकी लिमिटेशंस यहीं तक रहेगी कि आप इसके आगे भी नहीं, इसके ये जैसा कि हमेशा कहता हूँ मैं कि अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। एक तरीके से पहली सीढ़ी है, अभी छत नहीं आई है, तो इसके आगे यूपीएससी देना है। और मेरे दोस्त इतने शानदार हैं कि जब भी ये निकला है तो उन्होंने पहला प्रश्न यही किया कि यूपीएससी कब से शुरू किया जाए। तो वो आगे रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, संतोष सर से हमारा प्रश्न है, सर आपका जैसे हो गया आरओ में, तो आप इसके बाद क्या सेटल होना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वुड से कि ये तो फर्स्ट मेरा स्टेप है, इसके बाद जाना है। ये मैंने सीएससी मेंस दिया था लास्ट ईयर और पीसीएस का भी इंटरव्यू तक मैं गया। तो इसको मैं एक पॉजिटिव बिगनिंग के तौर पे देखता हूँ। इससे आगे ही जाना है और थोड़ा मेरे बैच के कई सारे लोग सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, आईएएस IPS हैं। तो आई थिंक कि ये तो बस एक शुरुआत है, और भी चीज़ें अचीव करनी है और हायर एल्टीट्यूड्स तक जाना है जी। थैंक यू वेरी मच। आकाश सर आप बस। सर देखिए, समीक्षा अधिकारी एक बहुत सम्मानित पोस्ट है, गस्टेड ऑफिसर हो चुके हैं हम लोग। हाँ। फिर भी मेरा जो नेचर है ना, वो ऑफिस वर्क का है ही नहीं। मेरा नेचर हमेशा से फील्ड वर्क का रहा है। तो आप इसकी इच्छा समझिए या मेरी मजबूरी समझिए, मुझे फील्ड वर्क पे आना है, तो मुझे यूपीपीसी देना है। और जब तक ऐसे दोस्त हैं, ऐसे मित्र हैं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ मुमकिन है। सर हमारा जो क्वेश्चन था, सेटल होना चाहेंगे आप, ये क्वेश्चन था आपने। नहीं, मतलब सिर्फ समीक्षा अधिकारी भी ही संतुष्ट नहीं है। शादी वगैरह करना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मुझे लगता है अबाउट मैरिज कम से कम 8-10 साल मुझे लगता है कि मैं अकेले ही रहना चाहूँगा। जीवन में बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, इन दोस्तों के साथ बहुत कुछ घूमना है। ब्लॉगिंग करना मेरा शौक है। मैं बार बार चाहता हूँ कि मैं किसी नेशनल पार्क में, किसी अदर कंट्री में जाऊँ, वहाँ घूमूँ, वहाँ पे ब्लॉगिंग करूँ, वहाँ चीज़ों के बारे में लोगों को बताऊँ। और ये दोस्त हैं, इनके साथ भी तो अब तक संघर्ष था, अब थोड़ा सा मौज मस्ती होगा। भानु सर, व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट योर मैरिज? वुड यू लाइक टू जस्ट गेट मैरिड? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि SDG गोल प्राप्त नहीं हो पाएंगे, उससे पहले मैं भी अभी ये प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अभी करना भी नहीं चाहता हूँ। अभी 2030 से पहले जो मेरी 40 साल है। प्राथमिकता है, 2030 से पहले मेरी प्राथमिकता सिर्फ यूपीएससी क्वालिफाई करने की है। उससे पहले मैं यूपीएससी क्वालिफाई करूंगा। उसके बाद थोड़ा खुद को समय देने के बाद मुझे लगेगा कि मैं अब बेहतर हो चुका हूँ, उसके बाद ही मैं शादी करने का कोशिश करूँगा। इस सवाल का जवाब संतोष बहुत बेहतर देगा, क्योंकि हम लोगों में इस मुद्दे पे लगभग खूब बहस हो चुकी है और संतोष बहुत ज्यादा उत्सुक है शादी करने के लिए। देखिए, दोस्त हैं, इनकी प्रवृत्ति हमेशा से टांग खींचने की रही है, तो खींचेंगे ही। तो मेरे भी गोल्स ऐसे ही हैं। तुरंत शादी कौन ही करना चाहेगा? जाहिर सी बात है, हैव टू गो टू मच हायर एल्टीट्यूड्स और हायर एम्स करने हैं। तो हालांकि अभी तो नहीं, बट आकाश की तरह ऐसा नहीं कि मैं 10 साल और रुकूं, मे बी आफ्टर 2 years, बट इन द मीनवाइल आई विल बी वर्किंग हार्ड टू अचीव माय गोल्स। Is there someone in your life?
No, there is nothing. There is no one in my life. I'm all alone, and by the grace of God, I think maybe I might find someone right now. But Akash is saying, yeah. No, as I told you, like कैमरे पे नहीं बोलेगा as friends, they have a habit and tendency to pull my legs. So let them pull their legs. Otherwise, ये तो एश्योर वो खुद ही कर रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, वो समझ सकता होगा. तो हालांकि अभी मैरी करने का कोई प्लान नहीं है, not immediately. At What least, about Bhanu sir? Bhanu sir, I Does he have think someone? he'll be better position to tell you about this, not me. It's his personal life, so if he likes to tell you, और मुझे ज़्यादा अवेयरनेस है भी नहीं इस बारे में, तो वही बता पाएंगे. नहीं जानते फिर कैसे दोस्त हो देखिए फिर अगर मैं बोलूँगा तो भानु की टांग कुछ ज़्यादा ही खींच जाएगी. तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मुंह थोड़ा बंद ही रखूँ. जैसे कि मैंने बताया कि मैं थोड़ा मुंह फट हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा. तो Bhanu sir, is there someone in your life? कोई आपके जीवन में है अभी? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है और ना ऐसी कोई उम्मीद है अभी. तो कुछ खुशखबरी देना चाहें, क्योंकि मम्मी बहुत डिस्टर्ब हो जाती, बहुत परेशान हो जाती होंगी, मतलब इतना काम करते करते वो चाहती होंगी बहू आए घर में. नहीं, पहली बात बहू भी आएगी तो काम करने नहीं आएगी, काम हम भी खुद करेंगे. तो वो मेरी सोच ऐसी है कि किसी लड़की को हम सिर्फ एक नौकरानी बनाने के लिए, काम बनाने के लिए नहीं. इच्छा होता है ना कि हमारे लड़के की शादी हो, फिर उसके बाद जब बहू आए घर में. हाँ, वो इच्छा उनकी होगी, वो हमको लगता है कि 3-4 साल बाद पूरी होगी. पर उनकी बहू ही आएगी, अभी मेरी जीएफ कोई नहीं है. आकाश सर 10 वर्ष बाद शादी करेंगे.